गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। और आज फिर से एक धमाकेदार शुरुआत के साथ अपन पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट के टाइप्स के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ब्लैक होल के बारे में। इन दोनों चीजों को आज इस वीडियो में फुली डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो एक बार स्वागत है आपका फिजिक्स की इस दुनिया में, और पूरी तरीके से आपको सैटेलाइट की सैर करवा करके लाने वाले हैं कि आखिर में आपको फील करना होगा। अगर आप सैटेलाइट को देखना चाहें तो वो किस तरीके से दिखेगा, ये फीलिंग आपके अंदर से आएगी 100% इस वीडियो को देखने के बाद। तो अपने पूरे फोकस को बना करके रखें, और सबसे बड़ी बात, खाली हाथ नहीं बैठना है, अपनी कॉपी और पेन दोनों साथ लेकर के बैठना है, चीजों को नोट डाउन करना है, और जो भी क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं उनका जवाब भी देना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो अपन जानते हैं आप कि हमने आपसे बात की थी सैटेलाइट के बारे में, यानी कि उपग्रह के बारे में आपसे बात की गई थी। उपग्रह क्या होते हैं, इसकी जब बातें हुई थी तो आपने बहुत सारी चीजें जान ली, और मैंने इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह ये सारी चीजें, मतलब कक्षीय वेग क्या होगा, इसके बाद परिक्रमण काल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, इन सारी चीजों की बात हमने कल के वीडियो में करी है। अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो डेफिनेटली उसको आज देखेगा। अब इसके बाद ये जो सैटेलाइट है, तो आपसे कहा गया कि कोई भी ऐसा पिंड जो किसी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, यानी चक्कर लगाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, मतलब उपग्रह बोलते हैं। और आपको यह बताया गया था कि दो तरीके के उपग्रह आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है अपने पास नेचुरल सैटेलाइट और एक है अपने पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। वैसे सैटेलाइट के बारे में स्टडी करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है। मतलब अगर कायदे से लेक्चर लिए जाए तो इसमें कई सारे एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपने को उतना पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है, और थोड़ी बहुत इर्द गिर्द की भी बात मैं आपसे करूंगा, टू द पॉइंट, ताकि आपको चीजें समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए और आपको कुछ और पढ़ने की इसके अलावा जरूरत ना पड़े। तो मैंने आपसे कहा कि सैटेलाइट जो है दो तरीके के हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह, और एक आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित उपग्रह। नेचुरल में आप देखते हैं जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और इसी तरीके से जितने भी नेचुरल सैटेलाइट थे उनको सबका मून कह दिया गया। और इसी हिसाब से आपने देखा होगा कि सभी के पास अलग अलग मून की संख्या है ना। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये कई टाइप के बनाए गए, और इसमें से हमको पर्पज के हिसाब से हमने सैटेलाइट को बनाना शुरू किया। किसके हिसाब से? पर्पज, हमारा क्या पर्पज है, इस हिसाब से हमने सैटेलाइट को लॉन्च किया और वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पर्पज के बेसिस पे सैटेलाइट हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन हमारा पर्पज है तो उसके बेसिस पे हमारे पास सैटेलाइट हैं। और इसके बाद जो आपका अर्थ ऑब्जर्वर है, मतलब हम अर्थ के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए हमने बना करके रखा है। कम्युनिकेशन मतलब संचार, जो आप टेलीफोन से बात करते हैं, ये उपग्रह हो गया। अर्थ की ऑब्जर्वेशन की आखिर में प्रेजेंट टाइम में किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए हमने किसको बना करके रखा है, तो सैटेलाइट में अर्थ ऑब्जर्वेशन पर्पज है। साइंस स्पेस क्राफ्ट अपने पास है, मतलब स्पेस के बारे में टोटल स्टडी करने के लिए हमने बना करके रखा है सैटेलाइट की, पूरी तरीके से हम इसको समझ पाएं और देख पाएं। और इसके बाद जीपीएस ट्रैकिंग के लिए सोचिए कितनी अच्छी इमेज आपको गूगल दिखाता है। तो इस तरीके के अपने बहुत सारे पर्पज हैं और जिनके लिए हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरीके से कई सारे सैटेलाइट हो सकते हैं। लेकिन अपन पढ़ेंगे कि आखिर में बेसिकली जो है वो किस टाइप का सैटेलाइट होता है और हम किनका उपयोग ज्यादातर करते हैं, आज किसकी उपग्रह की भीड़ बहुत ज्यादा है और कहां पर ये भीड़ सबसे ज्यादा है अर्थ के अंदर, इन सारी बातों की को हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो फोकस बोर्ड पे और अपनी कॉपी पे होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले
ये बातें हमने जान ली। अभी इसको मैं और आपको डिटेल में, मून के बारे में तो आप जान ही जाएंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये जो उपग्रह होते हैं किस तरीके से होते हैं, कहां पर रिवॉल्व करते हैं, कहां पर चक्कर लगाते हैं, इनका आवर्तकाल क्या होता है और किस तरीके से ये छोड़े जाते हैं। ये सारी बातें अपन आपसे करने वाले हैं, तो इसको देखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा। अभी ये थोड़ा सा एक बेसिक था तो मैंने आपको इसके बारे में बताया, लेकिन उससे पहले कि किसी भी सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च हम किस तरीके से करते हैं ये देखना है। आप सपोज करिएगा ये हमारे पास अर्थ है हमारी, है ना, बहुत छोटी बनाया, और यहां पर इस हाइट तक हम गए अर्थ की सरफेस पर। अगर मान लो हमने इसको सीधा छोड़ दिया तो ये नीचे चला आएगा, थोड़ा सा हमने बल लगाया तो ये यहां पर गिर जाएगा, थोड़ा सा और ज्यादा बल लगाया तो ये यहां पर चला जाएगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा हमने और बल लगा दिया तो ये इस तरीके से जाएगा और इसके चारों ओर रिवॉल्व करने लग जाएगा। तो ये कहानी होती है किसकी? सैटेलाइट। बात समझ में आ रही? हमने सीधा छोड़ा तो नीचे चला जाएगा, मतलब अर्थ की सरफेस पर सपोज ये है, इसको हमने सीधा छोड़ दिया तो ये सरफेस पर चला है। अब हमने इस पर ऐसे फेंका तो ये पैराबोलिक पाथ में जाएगा या फिर प्रोजेक्टाइल में जाएगा, प्रक्षेप्य गति में। थोड़ा सा और तेज फेंका, अब की बार हमने इसको इतना वेग दिया कि ये इसमें इस तरीके से चला गया और फिर से घूम करके ऐसे लगातार इसके ग्रेविटेशन के कारण क्या करने लगा? रिवॉल्व करने लगा। तो ये जो कहानी हो गई, यही क्या होता है? सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट एक ऐसी चीज है जिसको हम ऊपर ले जाकर के कुछ इस तरीके से वेग दे करके छोड़ते हैं कि वो ना तो इलिप्टिकल पाथ ग्रहण करके यहां पर चला है ना, वो बल्कि एक सर्कल में लगातार गोल गोल घूमना शुरू कर दे। हमको इतनी वेलोसिटी देने की जरूरत होती है। देखिए कितने टाइप से ये सारी चीजें बन सकती है। मैं इसको कंफ्यूजन के लिए मिटा देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ हाइट पर जाकर के हमने उसको वेलोसिटी दी, यानी यहां पर हमारे पास यम द्रव्यमान का एक सैटेलाइट था जिसको अपन ने v वेलोसिटी दी और ये इस पर सर्कुलर पाथ में क्या करने लगा? गति करने लगा। थोड़ा सा अगर मैं आपको और क्लैरिटी दूं तो आप देखेंगे कि ये अपने पास अर्थ है, अगर हमने इसमें जोर लगाया तो ये सबसे पहले इलिप्टिकल पाथ में इस तरीके से कुछ चला जाएगा। मतलब ये पहली कंडीशन है, थोड़ा सा वेग लगाया। फिर इसके बाद हमने अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया, क्या इंक्रीज किया? वेलोसिटी को हमने इंक्रीज कर दिया, मतलब लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेकर के आ गए हम। और जब हम 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी लेकर के आते हैं तो ये किस में घूमने लगता है? सर्कुलर में घूमने लगता है। और फिर इसके बाद अगर हमने वेलोसिटी को और इंक्रीज किया, मतलब वेलोसिटी को और बढ़ा दिया, तो ये फिर से कौन सा पाथ ग्रहण कर लेगा? इलिप्टिकल पाथ, मतलब कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा फिर से ग्रहण कर लेगा। ये आपको ध्यान देना। और अगर हमने इसकी वेलोसिटी को और ज्यादा बढ़ा दी, इंक्रीज, थोड़ा सा देख लेते हैं नीचे की चीजें आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। आ रही है, बिल्कुल सही, फिट। अगर हमने वेलोसिटी को और ज्यादा इंक्रीज किया तो एस्केप वेलोसिटी, मतलब अगर एस्केप वेलोसिटी दे दी हमने इसको तो ये पैराबोलिक पाथ पर चला जाएगा। तो ये कहानी है बेसिकली, है ना। इसके बाद फिर से ऐसा कुछ बन सकता है, वैसे जगह कम है तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो ये कहानी, इसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने जो बात यहाँ पर आपको बताई थी कि ये धीरे से छोड़ेंगे, यहाँ चला जाएगा, फिर इसके बाद तो ये वो पहली वाली कंडीशन यही है। दूसरी वाली कंडीशन में हमने थोड़ा सा इसका वेग कितना किया, लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास किया, तो ये यहां से जाकर के रिवॉल्व करने लग गया, सर्कुलर पाथ में आ गया। फिर इसके बाद और वेग बढ़ाएंगे तो इलिप्टिकल पाथ में फिर चला जाएगा। इसके बाद हमने इतना ज्यादा वेग कर दिया कि वो लौट करके वापस ही नहीं आया, जिसके बारे में आपने कल पढ़ा कि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 होता है, मतलब वो कक्षा ही छोड़ करके चला गया, तो वो क्या होगा? पैराबोलिक पाथ पर चला जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसमें लगभग जो वेलोसिटी दी वो इतना दिए, खैर हाइट के साथ वो वेरी करेगी, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन हमने इतना दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जब हुआ क्या कि ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है ये सैटेलाइट जो है, तो ये सैटेलाइट यम द्रव्यमान का v वेलोसिटी से यहां था, फिर ये यहां पर आ गया, है ना, यम द्रव्यमान का, फिर ये यही यहां पर पहुंच गया यम द्रव्यमान का सैटेलाइट, फिर इस तरीके से यही यम द्रव्यमान का सैटेलाइट
यहाँ पर पहुंच गया और इस तरीके से ये लगातार क्या कर रहा है, रिवॉल्व करता हुआ आगे की ओर इसी तरीके से लगातार धरती से कुछ दूरी की हाइट पर चक्कर काटने लग गया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सैटेलाइट का प्रोजेक्शन किस तरीके से होता है, ये पूरी प्रोसेस आपने समझ लिया। अब देखिए आपको दो तरीके के उपग्रह पढ़ने हैं। देखिए पर्पज के बेसिस पे हम बहुत सारे सैटेलाइट बना सकते हैं और हमने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए। आज इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि उसको भी संभालना मुश्किल है। आज की डेट में मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई अंतरिक्ष का कचरा किस तरीके से साफ कर दिया जाए, इस पर पूरी तरीके से बेहतरीन काम कर ले तो नोबेल पुरस्कार उसको मिल सकता है। कई बार मैंने ये बात बोली है, क्योंकि यहां से जितनी भी चीजें जाती हैं बहुत सारा कचरा आदमी ने फैला करके रखा है। इंसान जहां भी जाता है वो कचरा करता ही है। तो इस तरीके से जो कचरा स्पेस का फैला हुआ है उसको साफ करना वैज्ञानिकों की एक चुनौती है और लगे हुए हैं लोग उस चीज को टैकल करने के लिए। तो आइए यहां पर देखते हैं अपने टॉपिक के। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में, किसमें, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, यानी कि उपग्रह का जो प्रकार है उसमें बेसिस के हिसाब से हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि सैटेलाइट का जो टाइप्स हम देखेंगे वो किसके बेसिस पर, एल्टीट्यूड और टाइम पीरियड, मतलब उसकी जो स्थिति है धरती में वो किस तरीके से है उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, और टाइम पीरियड, बल्कि ये अगर कोई उपग्रह कितना टाइम पीरियड लेता है इसके बेसिस पर हम लोग बंटवारा करके स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, मतलब एक चक्कर वो कितनी देर में लगा देता है इस बेसिस पर। कई सारे उपग्रह है अपने पास, एक चक्कर कौन सा कितनी देर में लगाता है इस बेसिस पर हमने स्टडी कर ली, और उसकी स्थिति क्या है एल्टीट्यूड में, मतलब वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है या फिर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है या फिर इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, तो ये एल्टीट्यूड है। तो इन दोनों चीजों के बेसिस पर अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है लियो। क्या मिलता है, लियो। लियो क्या होता है, तो लियो का मतलब है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट का मतलब यह है कि ये जो उपग्रह है ये बिल्कुल अर्थ की सरफेस के पास होता है, यानी कि सतह के पास होता है ना। अच्छा, मजा नहीं लेना है, देखिएगा मैंने हिंदी लिखी है अंग्रेजी में तो अर्थ की सरफेस के पास कौन होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है, यानी कि अर्थ की सरफेस के पास। मतलब कि ये अर्थ है, सोचिए अर्थ की रेडियस कितनी है, 6400 किलोमीटर, और ये इससे ऊपर 200 से 2000 किलोमीटर के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। मतलब इसके अर्थ के ऊपर सरफेस पे इसकी जो हाइट होती है वो 200 से 2000 किलोमीटर के आसपास होती है। तो कहाँ 6400 और कहाँ 200, तो ये जो है ये रेंज जो है वो बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है ना। अब इस उपग्रह का ये जो हम इतना पास लगा करके बैठे हैं, आखिर में इसका पर्पज क्या है, हमने इतना नजदीक में कोई उपग्रह क्यों लगा करके रखा है, तो इसका रीजन ये है कि जो मिलिट्री का कम्युनिकेशन है उसके लिए हम पास से सारी चीजों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, कई सारे देशों की, कि किसने किधर की तरफ मिसाइल को लगाया, क्या किया, कैसा किया, ये सारी चीजों के ऑब्जर्वेशन के लिए हमने किसको देखा, लियो को लगा दिया है ना। तो ये पर्पस था इसका। पर्पस क्या है इसका, तो मिलिट्री ऑब्जर्वेशन का। ये तो मैंने आपको एक पर्पस बताया, और भी कई सारे हो सकते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं कि मिलिट्री को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और मिलिट्री के ऑब्जर्वेशन से हमको एलईओ यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट काम कर रहा है। इसकी जो हाइट हो गई मैंने आपसे बताया कि लगभग 200 से 2000 किलोमीटर है, और इसका जो टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड की बात भी अपन ने की है, तो टाइम पीरियड जो है इसका वो कितना है, तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के आसपास इसका, इसको 20 नहीं मान लेना, चलो मैं मिटा ही देता हूँ, है ना। तो 1.5 आवर से 2 आवर, मतलब 2 आवर के अंदर अंदर ये पूरा चक्कर पूरी धरती को शांत रिवॉल्यूशन अपना कंप्लीट कर लेता है। तो इसको बोलते हैं क्या, लियो, मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट। एक बार
थम्स अप करके बताइए कि क्या यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो हम अगले पे चलते हैं। बात एकदम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ ही रहे हैं, टाइम लग रहा है, तो पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये लियो की बात हो गई। इसका पर्पस क्या था, ये कितनी देर तक में चक्कर लगा लेता है और कितनी हाइट तक ले जाकर के हमने इसको लात मारी थी, मतलब छोड़ा था। अगर लात मारने से हो जाए तो सब लोग इतने सैटेलाइट लॉन्च कर दें कि जिसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो लियो की बात कर ली। अब इसके बाद आता है मियो। लियो के बाद कौन आता है, मियो, है ना। और मियो है, मियो का मतलब क्या है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अब ये जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है। तो ये अगर अपनी अर्थ है तो जो ये है ये लगभग 2000 से जो हाइट हो जाएगी वो 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर तक जाता है। मतलब अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखें तो 2000 एक बहाना है, कम से कम 20,000 किलोमीटर की हाइट अपने पास होती है। तो ये जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, इसकी हाइट जो हो गई वो यहां से यहां तक की जो हाइट है ये लगभग 20,000 किलोमीटर है, लगभग। बाकी रेंज मैंने आपको बता ही दी है कि 2000 से 36,000 किलोमीटर के आसपास है। और इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है मतलब आवर्त काल है, ये लगभग हमारे पास 12 घंटे में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। कितने आवर्स, 12 आवर्स में ये अपना चक्कर जो है 1 रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। यानी कि एक दिन में ये लगभग कितने चक्कर लगाता है, तो एक दिन में ये 2 चक्कर लगाएगा, लगभग की कोई बात ही नहीं है। और जब एक दिन में ये 2 चक्कर लगाता है मतलब 2 बार ये अर्थ के चारों ओर क्या करता है, घूम जाता है। और इसका जो पर्पज है वो अपने पास है जीपीएस ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो इसी के द्वारा हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये कहानी किसकी है, मियो की। अब शुरू होगा जो कि आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो है जियो, यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हम करने वाले हैं। तो यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर हैं। अब चलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। हाँ, अब थोड़ा सा कंसंट्रेट और फोकस्ड होकर के देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मजा आने वाला है और यहीं से आपके पेपर में सवाल वगैरह भी बनते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी, जियो। तो जो जियो है मतलब कि ये अगर हमारी अर्थ है तो इससे 36,000 किलोमीटर की हाइट तक जा करके हम वेलोसिटी को देते हैं और ये इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। ये जो हाइट है ये कितनी है, 36,000 किलोमीटर। अब ये जियो को बोलते क्या है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं इसको, मतलब भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम दिया हमने इसको हिंदी में, भू स्थिर उपग्रह। इसका मतलब ये है, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये अर्थ के सापेक्ष ऑलवेज ये जो सैटेलाइट है ये क्या करता है, स्थिर रहता है। मतलब जितना अर्थ घूमती है उतना ही ये घूमता है। सपोज करिए इस तरीके से आपके सामने कोई चीज रखी है और आप घूमते हैं तो ये हाथ भी आपके साथ साथ घूमता जाता है। जितना आप घूमते हैं उतना ही ये भी घूमेगा। तो आपको क्या लगेगा, ये अपनी जगह पे है ना। मतलब ये ऑलवेज क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, मतलब स्थिर है। और कांस्टेंट वेलोसिटी तो है ही है, जितना ये घूम रही है उतना वो घूमती है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों की वो लगभग बिल्कुल बराबर, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। तो इसका टाइम पीरियड जो हो गया वो कितना हो गया, टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो आवर्त काल है वो 24 घंटे होगा। क्योंकि अर्थ कितनी देर में चक्कर लगाती है, 24 घंटे में, और ये भी 24 घंटे में वहां से घूम जाते हैं। तो ऑलवेज इसकी जो पोजीशन होती है वो
अर्थ के अराउंड, जो अर्थ के सापेक्ष है वो क्या होती है, विरामावस्था में होती, मतलब हमेशा सामने ही दिखना है बच्चे को, ठीक है ना। अब कहने का मतलब ये हुआ कि जितना अर्थ घूमती है, जितना पृथ्वी घूमी, उतना ही ये वाला उपग्रह भी घूमता है। अब जब ये कहानी हो गई तो इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब भू स्थिर उपग्रह बोलते हैं। इसलिए ये सदैव क्या दिखाई देता है, स्थिर दिखाई देता है। अब जब ये सदैव स्थिर दिखाई देगा, जितना अर्थ घूमती है उतना ये भी घूमता है, तो इसकी जो वन रिवॉल्यूशन है वो 24 आवर्स हो गई और 36,000 किलोमीटर की हाइट है। ये बात हमने आपको बता ही रखी है कि जो हाइट है वो 36,000 किलोमीटर है। और इसके बाद इसका काम है कि क्या काम है, जो आपका टीवी का एंटीना है, जो आपके मौसम विभाग की जानकारी है ना, मानसून, तो मानसून विभाग की जो जानकारी है, इसके बाद वायुमंडलीय जो जानकारी है, वैसे जीपीएस वगैरह में भी इसका उपयोग काफी हद तक किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ से देखते हैं, इसके माध्यम से। अब देखिए इसमें जो है ना वो भीड़ भी बहुत ज्यादा है। इनको लगाया जाता है कहाँ पर, तो इनको अपन लगाते हैं अर्थ की इक्वेटर पे। इक्वेटर बेल्ट पे मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये खट 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 जो उपग्रह है ये लगातार अर्थ के इक्वेटर पे घूमता रहता है। ये जो बेल्ट है यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बेल्ट यानी भूमध्य रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर चूंकि सभी लोग इसको क्या करना चाहते हैं, अपना अपना उपग्रह लगाना चाहते हैं और सबको लगाना है, 36,000 किलोमीटर की हाइट के सबको लगाना है इक्वेटर बेल्ट पे। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई है कि जिसको कम करना अब हमारे लिए मुश्किल है। वैसे जगह तो बहुत ही है। अब जब ये इस तरीके से लगातार इसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, कहां पर, इक्वेटर बेल्ट पर, तो जब ये इक्वेटर बेल्ट पर लगातार रिवॉल्व करता है तो यहाँ की इमेज को कैप्चर कर करके भेजता रहता है ना ये। और इसके बाद जैसे मान लीजिए इसका फायदा टीवी में क्या हुआ, ये आपका मान लीजिए डिश एंटीना है ना, ये आपका डिश एंटीना। आप क्या करते हैं, डिश एंटीना को एक बार जिधर की तरफ मुंह कर दिया उधर की तरफ ही कर दिया। अब चूंकि अगर ये डिश एंटीना स्थिर है तो सिग्नल इधर से मिल रहा था, अब वो इधर चला गया। अगर हमारा एंटीना स्थिर है या फिर ये उपग्रह स्थिर है, अर्थ घूमती है, एंटीना आपका घूम गया, तो अब सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जब ये इसी के साथ साथ लगातार घूमता जाता है तो मतलब लगातार इसको क्या होता है, सिग्नल मिलता रहता है और आपका टीवी चलता रहता है। तो ये कहानी है हमारे पास किसकी, भू स्थिर उपग्रह की, कि ये कहां पर लगाए जाएंगे, इक्वेटर बेल्ट पे लगाए जाएंगे और इनका काम ये होगा। और इनके पास जो कहानी आपको देखने के लिए मिलती है वो यही मिलती है। तो अर्थ जो है उसको हमको इसको बार बार घुमाना नहीं पड़ा, क्योंकि अर्थ के साथ साथ उपग्रह भी उतना ही घूमता है जितना कि ये घूमता है। इसको आपको 100% ध्यान में रखना है। इसको तुल्यकालिक उपग्रह या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी भू स्थिर उपग्रह भी बोलते हैं। तो ये कहानी हो गई आपकी किसकी, भू स्थिर उपग्रह की, यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बाद आता है पोलर सैटेलाइट। खैर ये बहुत काम की चीज थी और इम्पोर्टेंट चीज थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इतनी दूरी 36,000 किलोमीटर तक जाने के बाद भी आप ये मत सोचिएगा कि जो जगह है वो बहुत ज्यादा ऊपर हम चले गए, अभी हम चांद तक भी नहीं पहुंचे, ठीक है। तो अब नंबर आता है किसका, पोलर सैटेलाइट का। तो पोलर सैटेलाइट का मतलब है ध्रुवीय उपग्रह, ठीक है ना। कहां पर पहुंचे हम लोग, ध्रुवीय उपग्रह पर पहुंच गए। ये कौन सा उपग्रह है, देखिए आज की डेट में जो इक्वेटर बेल्ट है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है और मानव जहां पर भी जाता है वो कचरा फैलाता है और उस कचरे को साफ करना एक बड़ी चुनौती है इंसान के लिए। और जब इंसान के लिए एक बड़ी चुनौती है उस कचरे को साफ करना, तो
उस कचरे को साफ करने के लिए आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, और उम्मीद है कि आज की डेट में जो स्पेस रिसर्च पे लगा है इन सारी चीजों को दूर करने के लिए, वो जरूर से जरूर उसको क्या मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। इसलिए लगना है तो लग जाइए, इंजीनियर बन करके देश के निर्माण में योगदान दीजिए। तो जो पोलर सैटेलाइट होते हैं यानी कि ध्रुवीय उपग्रह होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि इक्वेटर बेल्ट पे हमने किसको लगाया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हमने लगा करके रखा। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना है, एक बार चैट बॉक्स में चैट कीजिएगा, बताइए एक बार, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। जस्ट अभी का पढ़ा हुआ है। और तो ये कहानी हो गई हमारी, इसके लिए इक्वेटर बेल्ट पे हमने लगाया। लेकिन जो पोलर सैटेलाइट होते हैं, ये मान लीजिए अगर अपनी अर्थ है और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है, अर्थ जो है वो इसके अराउंड घूमती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये अर्थ का, है ना। तो इस तरीके से जब अर्थ घूमती है तो जो उपग्रह हम लगाते हैं, ठीक है, वो नॉर्थ साउथ है, तो इसमें इस तरीके से एक उपग्रह लगा देते हैं। इसको हमने कहां पर लगाया, चूंकि पोल पे लगाया इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, मतलब ध्रुवों पर लगाया इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये एक पर्टिकुलर बेल्ट पर लगा है और ये फोटो खींच रहा है अपनी जगह पर, ये लगातार इस तरीके से राउंड कर रहा है, और राउंड कर करके ये इसको लगाते कहां है, अच्छा थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं। तो इसका पर्पज अपने पास था, पर्पज क्या है, पूरे अर्थ को सरवाइव करने के लिए हमने लगा करके रखा है। इसको जो अर्थ है हमारे पास उसको हम सुपरविजन करना चाहते हैं, यानी कि देखना चाहते हैं अच्छी तरीके से, सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने कौन सा उपग्रह लगाया है, पोलर सैटेलाइट लगा करके रखा। इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, तो अगर आप हाइट की बात करेंगे तो ये लगभग अर्थ के सरफेस के पास ही होता है, 500 से 800 किलोमीटर के आसपास, सिर्फ इतना, 500 से 800 किलोमीटर, मतलब अर्थ की सरफेस के लगभग एकदम नजदीक पे। भाई 6400 किलोमीटर के लिए 500 किलोमीटर कोई बहुत दूर नहीं है ना। अब जब ये 500 से 800 किलोमीटर पर हम इसको लगाते हैं तो अर्थ को यहां से हम पूरी तरीके से सुपरविजन करते हैं, पूरी तरीके से देखते हैं। अब चूंकि पोल पे लगाया इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, पोलर सैटेलाइट है। एक को हमने कहा लगाया था, इक्वेटर पे लगाया था, दोनों में ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारे पास पोलर सैटेलाइट, है ना। इसका यूज हम कहां कहां पर करते हैं, तो यूज जैसे हमको एग्रीकल्चर के बारे में देखना है कि आखिर में हमारे यहाँ किस तरीके से खेती हो रही, दूसरी जगह का क्या हाल है, वाटर बॉडीज मतलब कहाँ कहाँ की नदियां क्या है, कौन सी चीजें विलुप्त हो रही हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीजों को हम कहाँ से देख पाते हैं, तो ये जो पोलर सैटेलाइट हैं इनके माध्यम से हम देख लेते हैं। तो ये कहानी होती है किसकी, पोलर सैटेलाइट के बारे में। इनका जो आवर्तकाल निकालना होता है, चाहे आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखें और चाहे आप पोलर सैटेलाइट को देखें, इनका आवर्तकाल निकालने के लिए आप इस फार्मूले का यूज करते हैं, T बराबर √G पाई स्क्वायर, है ना, R प्लस H का होल क्यूब डिवाइडेड बाई GR स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी होती। खैर ये पीछे वाले सेशन पे हो ही चुका है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। तो किसको कितनी वेलोसिटी देती है, कितने हाइट पर ले जाना है, तो कितनी देर में अपना चक्कर पूरा कर लेगा, ये हम इस फार्मूले से ले जाकर के, भाई हाइट हमको कितनी चाहिए, 24 घंटे का टाइम पीरियड आना चाहिए, उतनी हाइट पे ले जाकर के हम छोड़ेंगे किसको, जियो स्टेशनरी को। तो इसलिए यहां से हम निकालते हैं कि हाइट हमको एक्चुअल में कितनी चाहिए, फिर वेलोसिटी कितनी चाहिए ये भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि v बराबर आपने कल पढ़ के रखा है √GM/r, है ना। तो इस तरीके से यहां से ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो ये कहानी थी ऑल अबाउट किसके बारे में,
सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट के बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट और भी आता है, वो है भारहीनता का, यानी कि वेटलेसनेस, है ना। अब जैसे कि अपन अर्थ पे खड़े होते हैं, कहां पर खड़े होते हैं, अर्थ पे खड़े होते हैं, अर्थ के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और अर्थ हम पर फोर्स लगाती है, तो अर्थ जो प्रतिक्रिया बल लगाती है उसी से हमको क्या होता है, अपना भार फील होता है, यानी कि अपना वेट फील होता है। अब क्या कोई ऐसी भी स्थिति आ सकती है जहां पर हमको अपना वेट फील ही ना हो, वी आर फ्री फ्रॉम वेट। तो जब कोई पिंड स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उस पर चूंकि कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा, और जब कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगा, अपना भार महसूस नहीं करेगा। तो ये जो स्थिति होती है इसको अपन क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति कहते हैं, है ना। जैसे जब आप झूला झूलने के लिए जाते हैं तो झूला झूलते समय झूले, है ना, कमेंट करिए कौन कौन झूला झूलने गया, चैट बॉक्स में छापिए जरा सा। तो जब आप झूला झूलने जाते हैं तो कोई भी झूला हो अगर थोड़ा सा बड़ा है, वो ऊपर से नीचे आता है तो आपको अपना भार, बॉडी बिल्कुल फ्री महसूस होती है, भारहीनता महसूस होती है आपको। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, भारहीनता। अविलंब प्रतिक्रिया बल जिस टाइम पे समाप्त, उस टाइम पे हमको वेटलेसनेस महसूस होती है। तो ये कहानी थी यहाँ तक कि इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये दोनों सैटेलाइट चाहे वो पोलर सैटेलाइट हो, इनका पर्पज क्या है, कहाँ पर किसको लगाते हैं। अब देखिए इसको क्या करता है, ये थोड़ा सा घुमा, अच्छा मैंने इसका टाइम पीरियड आपको नहीं बताया है, तो जरा सा कमेंट बॉक्स में छापिए कि आपके हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए। तो इसका टाइम पीरियड मेरे हिसाब से लगभग 80 to 90 मिनट के आसपास होता है। मतलब 90 मिनट में ये एक बार पूरा चक्कर लगा लिया, फिर थोड़ी सी अर्थ घूम गई, चूंकि ये यहीं पर घूम रहा है बार बार, थोड़ी सी अर्थ घूमी, फिर उतने की इमेज खींच करके दे दिया। आप देखेंगे बहुत अच्छी, कितनी क्लियर इमेज आपको जीपीएस वगैरह में भी देखने के लिए मिलती है। इससे हम फॉरेस्ट्री को देखते हैं कि कहां पर क्या स्थितियां हैं, अर्थ के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वाटर बॉडीज, कितने जंगल बचे हैं, कितने कैसी क्राफ्ट है, बहुत सारी चीजों को हम यहाँ से पूरी तरीके से सर्वाइव करते हैं, यानी सर्विलांस कर देते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। तो ये उपग्रह इसलिए लगाया गया। उम्मीद है कि आपको सारी बातें इस लेक्चर की यहां तक की बिल्कुल समझ में आई होंगी। एक बार छापिए चैट बॉक्स में कि क्या ये सारी चीजें आपको समझ आई हैं या फिर नहीं आई हैं। इतना कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से याद रखते हैं, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखते हैं। और हाँ, एक बात और, मैंने कल लास्ट में कहा था कि आप सभी को चैट बॉक्स को ऑफ करके एक एक कमेंट, अपना वैल्यूएबल कमेंट देना है इस वीडियो के बारे में कि आखिर में कितना इजी है फिजिक्स को समझना, इसके बारे में थोड़ा सा चैट सेक्शन को ऑफ कीजिए और एक कमेंट आप कीजिए, ताकि कोई भी जब इस वीडियो के ऊपर आए तो उसको लगे कि हाँ, यहाँ पर किस तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है और लोग उसको देखें। तब तक के लिए मैं इसको मिटाता हूं और फिर इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिसके बारे में बच्चे बात करते हैं, पता बहुत कम है लोगों को, उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज ब्लैक होल। तो पहले छापिए, कहां, चैट बॉक्स क्लोज करके कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं मिटा करके आता हूं ब्लैक होल पे। बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाने वाला है। अब चलेंगे किस पे, ब्लैक होल पे। और ये ब्लैक होल जो होगा ये आपको बताएगा कि आखिर में किस तरीके से चीजें होती हैं। एक बार का आया हुआ क्वेश्चन ब्लैक होल भी है, वैसे बहुत डिटेल्ड स्टडी तो मैं आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है आपके पास भी और मेरे पास भी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको उस कॉन्सेप्ट की फील ना आए। तो आइए शुरुआत करते हैं किसकी, ब्लैक होल के बारे में। तो हैशटैग ब्लैक होल, हिंदी वाले भाइयों बहनों ब्लैक होल को ब्लैक होल ही लिखेंगे हिंदी में, है ना। तो देखिएगा ब्लैक होल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम इसको छोड़ते हैं, इसको ड्रॉप आउट करते हैं इस बॉडी को, तो ये क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी का फोर्स है वो लग रहा है, वो ग्रेविटी इसको, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो इसको क्या कर रही है,
अपनी तरफ खींच रही है ना। तो अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच ले रही है। जब अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच ले रही है तो इसलिए ये इसके अंदर चला आता है। अब आपने ब्लैक होल के बारे में सोच रखा होगा कि जो ब्लैक होल है उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकल पाता है, बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, सारा कुछ जितनी चीजें हैं वो सब कहां पर जाती हैं, अंदर की ओर जाती है। मतलब वहां की जो ग्रेविटी है वो इतनी इमेंस ग्रेविटी होती है ना। मतलब एक ऐसा होल मतलब एक ऐसा छिद्र जिसका जो एरिया होता है उसके चारों तरफ का जो एरिया होगा वो उस एरिया की जो ग्रेविटी होती है, थोड़ी देर के लिए उसको ग्रेविटी ही मान लीजिए, वो बहुत इमेंस होती है। मतलब इतनी ज्यादा तीव्र होती है। वो क्या होती है? बहुत इमेंस होती है, मतलब बहुत तीव्र होती है कि उससे आप कुछ बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब इवन देन ये कहा जाता है कि जो प्रकाश है वो भी ब्लैक होल से बाहर नहीं आ सकता है। आप बताइए कि अगर अर्थ से किसी भी चीज को बाहर निकालना, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर चला जाए, तो उसके लिए जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए वेलोसिटी छापिए कमेंट बॉक्स में कि एस्केप वेलोसिटी उसको बोलते हैं ना। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है ये एक बार छापिएगा जरा सा। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी कि बहुत सही, बहुत सारे लोगों ने छाप दिया है चैट बॉक्स में 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये जो ग्रेविटी है ब्लैक होल वाली ये इतनी ज्यादा इमेंस है, इतनी ज्यादा इमेंस है कि अगर आप प्रकाश जिसकी वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। सोचिए कितना ज्यादा है। अर्थ की ग्रेविटी जो इसके वेलोसिटी है उसकी अपेक्षा इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और ये भी अंदर क्या होता है इस होल में अब्जॉर्ब हो जाता है। एक इमेज में आपको दिखाता हूं ब्लैक होल की, जिसको 2019 में कैप्चर किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। वैसे कहा जाता था कि ब्लैक होल की आप फोटो भी नहीं खींच सकते हैं, तो ब्लैक होल की फोटो हम नहीं खींच पाए हैं, लेकिन जो पिक्चर है 2019 में इसके कुछ राज खोले गए कि आखिर में जो ब्लैक होल है वो कैसा है और कैसा दिखता है। तो उसके आसपास का एरिया आपको ब्राइट दिख रहा होगा, यानी कि जब सारी चीजें उसके अंदर जाती हैं तो इतनी रफ्तार के साथ जाती हैं, देखिएगा आप, इतनी रफ्तार के साथ चीजें जाती हैं कि वो वहां पर ब्राइटनेस पैदा करती हैं। लेकिन जैसे ही आप उस होल के पास जाते हैं तो उससे प्रकाश बाहर नहीं आ पाता। इसलिए ब्लैक होल के अंदर बहुत डीप स्टडी आज तक नहीं हो पाई है। जब बहुत डीप स्टडी आज तक नहीं हो पाई है तो ये जो कैमरास लगे हुए हैं वो बहुत दूर है, चूंकि इसकी ग्रेविटी क्या है बहुत ज्यादा इमेंस है। हालांकि जिस तरीके से अर्थ का अपना एक एरिया है, मतलब ऐसा नहीं आप कहीं भी खड़े हो तो ब्लैक होल आपको खींच लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसके रीजन के अंदर जाएंगे और वो बहुत दूर है, सोच करके देखिए ब्लैक होल बनता क्या है। तो कुछ साल पहले ये बताया गया था कि सूर्य से 40 लाख गुना द्रव्यमान का, मतलब 40 लाख सूरज अगर समा जाए, 40 लाख सन अगर समा जाए उसमें, मतलब मैं 40 लाख सूरज आपके पास ला करके रखूं, उसका द्रव्यमान कितना ज्यादा होगा, वो ब्लैक होल बना। मतलब बहुत बड़े बड़े पिंड, ये जो हमारा सूर्य है, ये आखिर में ब्लैक होल कोई चीज बनती कैसे है, तो इसके लिए अगर आप थोड़ा सा स्टडी करेंगे, मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा चूंकि आपको इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, लेकिन थोड़ा सा फील आ जाए आपको ब्लैक होल के बारे में, ज्यादा जानना है तो आप सर्च करके देख लीजिएगा कि सारी चीजें जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो हीलियम हाइड्रोजन से मिलकर के बना है, और हाइड्रोजन जब मिलता है आपस में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। वैसे सेकेंड सेमेस्टर में आप काफी अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। तो जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के पास आते हैं, हाइड्रोजन के एटम जुड़ करके जब एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो हीलियम का निर्माण करते हैं, और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है जो हमको सूरज से प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे करके ये हीलियम जो है ये भी
जुड़ता जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करेगा और लिथियम बनेगा और भी बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। फिर लिथियम से बेरिलियम बनेगा, बेरिलियम से बोरान बनेगा, बोरान से कार्बन बन जाएगा और जिस टाइम पे कार्बन बनता है उस टाइम पे क्या बन जाता है? ब्लैक होल। कार्बन के बाद भी कुछ बनता है सर? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। नाइट्रोजन बनेगा। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपको आपके सामने बनते हुए दिखने वाली हैं। और फाइनली कोई भी चीज जो आयरन से ज्यादा है वो नहीं बन सकती है। आयरन पे आकर के सभी की कहानी जो है वो खत्म हो जाती है। मतलब जो ब्लैक होल होता है इतना बड़ा एरिया लेकिन इतने छोटे से जगह पे आकर के सिमट करके बनता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसीलिए उसकी जो ग्रेविटी होती है वो इतनी ज्यादा इमेंस हो जाती है, तीव्र हो जाती है कि उससे किसी भी चीज का बाहर निकलना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब सोच करके देखिए, एक पिंड को बाहर फेंकना है अर्थ से तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक दिया, वो बाहर निकल आया। लेकिन जब हम ब्लैक होल की बात कर रहे होते हैं तो ब्लैक होल के ग्रेविटी इतनी ज्यादा इमेंस है कि वो सारी चीजों को अपनी ओर क्या कर ले रही, खींच ले रही है। इवन देन 3 लाख किलोमीटर का प्रकाश भी उससे बाहर नहीं आ रहा। तो ये कहानी है किसके बारे में? ब्लैक होल के बारे में, जिसमें आपको ये थोड़ी सी चीजें लिखनी होगी कि ब्लैक होल किस तरीके से बनता है और क्या है, जिसकी बात हमने आपसे कर ली है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये कहानियां आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। एक्चुअल में आपने सारी चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से फील किया होगा। हाँ, एक सवाल मैं आपको दूंगा, इसी में आगे आपको एक इमेज वीडियो में दिखने वाली है जिसका जवाब आप लोगों को देना है, जो कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़े हैं उसी पर आधारित है। तो इसका जवाब दिए बगैर आपको आगे नहीं बढ़ना है। हल कीजिए और इसका जवाब दीजिए। तब तक ये सारी कहानी जो ब्लैक होल की थी मैंने आपको बताई है, इसको जरा सा फील कीजिएगा। और अगर आप डीप स्टडी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ जाने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अगर आपको डिटेल डिस्कशन इस पर चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो आपके लिए सेपरेट बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वो वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आखिर में क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम हाइड्रोजन तक पहुंचेंगे, फिर हीलियम तक पहुंचेंगे, फिर लिथियम तक पहुंचेंगे और किस तरीके से एनर्जी निकलती है, फिर आखिर में लास्ट में आकर के किस तरीके से कोई चीज ब्लैक होल बनती है। अगर हमारी अर्थ चाहती है ब्लैक होल बनना तो क्या बन पाएगी? अगर हमारा सूर्य यानी सन ब्लैक होल क्या बन पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको उस वीडियो के अंदर दूंगा। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आज की ये जो फिजिक्स का ये चैप्टर है ये फाइनल पूरी तरीके से होता है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ाई करते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करें। और इसके बाद कल या तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे या फिर यूनिट 2 का रिवीजन करेंगे। और अगर आप चाहते क्या है रिवीजन करना या फिर आगे वाला चैप्टर पढ़ना, इसके बारे में भी बताइएगा तो मैं आपको एक बेहतरीन क्लास देंगे। वैसे टाइम काफी है, 2 यूनिट सिर्फ चीजें हमारे पास बची हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद रिवीजन तो मैं आपको पूरा करवाने ही वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग जिसने भी अभी तक चैट को ऑफ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया है वो जा करके कमेंट जरूर करेगा। और आज की क्लास को यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।